मेरे साथ हैं आज राहुल चौहान। राहुल ने इंडियन रेलवे में लगभग 7 महीने काम किया है और अभी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट पे दिल्ली में वर्किंग हैं, कार्यरत हैं। दिल्ली से बिलोंग करते हैं, सबसे अच्छी बात, बड़े ही फॉर्चुनेट रही है कि इन्हें दिल्ली मिल गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इनके पहले वाले बैच में दिल्ली किसी को नहीं मिला था। ठीक, जो मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 भी है, क्योंकि दिल्ली में सीट ही नहीं थी। खैर, इन्हें दिल्ली मिला और दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो उसकी शुभकामनाएं राहुल को सबसे पहले। और आज इस वीडियो में बात करूंगा AAO की जॉब प्रोफाइल को कैसे, मतलब इनकी नज़र से हम देखने की कोशिश करेंगे हाउ हिज लाइफ इज़ गोइंग ऑन एज अ AAO। ऑल्दो ही सीम्स टू बी वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड, बहुत खुश हैं, चेहरे पे आपको स्माइल दिख रही होगी। और पहले इनकी बॉडी काफ़ी बढ़िया थी और अभी भी इसको वो मेंटेन किए हुए हैं, तो बताते हैं कि हैप्पीनेस बरकरार है। तो राहुल, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले। एंड सर, खुशी का जॉब से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे आपके पास जॉब है चाहे नहीं है। मैं तो सर वैसे ही थोड़ा स्माइली फेस है मेरे को शुरू से ही मेरे टीचर भी हंसमुख कह के मेरा निकनेम बुला दिया करते थे। तो सेटिस्फाइड, ठीक है सर। जॉब बहुत ही, सर जॉब के बारे में बात करते हैं थोड़ा। जॉब सर, ये AAO की जॉब बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। इसमें आपको इसमें वर्कलोड भी मिल सकता है, नहीं भी है। आपको प्रिपरेशन करनी है UPSC की, तो आप कोई रिमोट लोकेशन में अगर जा रहे हैं तो आपको वो भी मौका मिलेगा। आपको टूरिंग करनी है, आप टूर भी कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं वहाँ जाके। थोड़ा सा रिलैक्स होके हेडक्वार्टर में भी काम है, थोड़ा नहीं जाना बाहर, तो वहाँ भी रह सकते हैं। आपको जैसे आपका सिविल कैडर है तो आपको ट्रांसफ़र एक ही स्टेट में रहना है, तो आपको सिविल कैडर में एक ही स्टेट में रहेंगे। आपको अगर ट्रांसफ़र चाहिए कि यहाँ नहीं हुआ और मेरे को कहीं और जाना है, तो कमर्शियल में ट्रांसफ़र में है। तो बहुत ही सर डाइवर्सिफाइड जॉब है। तो एक बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि अभी दिल्ली में पोस्टेड, और दिल्ली में आपको बता रहा, जैसे अगर आप किसी अदर स्टेट में AAO होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी आपको मिल सकती है कि सिविल अलॉट हो गया तो सिविल में ही आप काम कर रहे हो। अब राहुल को जैसे सिविल मिला यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दिल्ली में सिविल और कॉमर्शियल को मर्ज किया गया। तो अभी आप, मतलब अपने डिपार्टमेंट के बारे में आप ज़रा सा बताओ, आप कहाँ पोस्टेड हो, कैसे क्या है? सर, ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आता है। तो इसमें सर दिल्ली में 5-6 ऑफिसेज हैं। मेरा DG इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिस है। तो इसमें सिविल और कमर्शियल, अब रीस्ट्रक्चरिंग के बाद 2020 के बाद सिविल और कमर्शियल मिक्स हो गया है। तो अब हम साथ ही काम करते हैं और बहुत ही डाइवर्सिफाइड जॉब है। आपको कमर्शियल के भी ऑडिट्स करने पड़ सकते हैं, आपको सिविल के भी ऑडिट करने पड़ सकते हैं। कमर्शियल में आप किसके ऑडिट करोगे? सर, कमर्शियल में जो जो सेंट्रल PSUs वगैरह हो गए, मिनिस्ट्री के अंडर जो भी यूनिट्स आती हैं, वो सब कमर्शियल के अंडर हो गया ज़्यादा, जो कंपनीज़ है बेसिकली। कुछ एग्जांपल दे सकते हो आप? जैसे सर कंपनीज़ ऑटोनॉमस बॉडीज़ है, जैसे NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कुछ कंपनीज़ वगैरह हो गई, DMRC हो गई। तो एक कंपनीज़ वगैरह की ऑडिट जहाँ DMRC मतलब दिल्ली मेट्रो। यस सर, दिल्ली मेट्रो भी ऑडिट के अंदर ही आता है। तो जिस कंपनीज़ में सर टेक्निकल ज़्यादा हो गया, अकाउंट्स ऑडिट करना है, जिसमें P&L स्टेटमेंट या बैलेंस शीट को अगर हमें थोड़ा देखना है अकाउंट्स का, तो उसमें कमर्शियल ही वाले ही, मतलब P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना? यस सर। तो इसकी भी ऑडिट्स आप लोग करते हो, राइट? यस सर, हम लोग नहीं, कमर्शियल वाले करते हैं, बट हमें भी मिल सकती है। अब थोड़ा मिक्स हो गया, कंबाइन हो गया, तो हमें भी मिल सकती है, लेकिन अभी तक नहीं करी, मैंने नहीं करी। DG इंफ्रा जो आपने बोला, DG इंफ्रास्ट्रक्चर, डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें फिर अंदर भी बाइफर्केशंस हैं? जी सर, इसमें भी अंदर 4 सेक्शन हैं हमारे जो ऑडिट करते हैं अलग अलग। फिर एडमिन सेक्शन भी हैं, 3 एडमिन सेक्शन हैं, और फाइनेंस एंड एप्रोप्रिएशन सेल हो गया, एंड सर ट्रेनिंग सेल अलग हो गया। तो ऐसे कई सेक्शन अंदर फर्दर भी सेग्रीगेटेड है। लेकिन 4 बड़े है ना? हाँ, 4 बड़े जो मेन ऑडिट के हैं वो 4 हैं। और ऑडिट आप लोग सिर्फ दिल्ली में करते हो या दिल्ली से बाहर भी कर सकते हो? सर, यही दिल्ली में थोड़ा ऐसा बोल दिया जाता है कि दिल्ली में ही ऑडिट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब रीस्ट्रक्चरिंग के बाद तो मेरे ऑफिस बाकी ऑफिस का मैं श्योरिटी सर कह नहीं सकता, बट हमारे ऑफिस में ऐसा है कि आप बाहर भी ऑडिट पे जाते हो, और ऐसा नहीं अब बाहर जाना पड़ता है ऑडिट पे। दिल्ली के बाहर भी ऑडिट है, पूरे नॉर्थ इंडिया तक के ऑडिट हैं सर बाहर के अच्छे से। पूरे नॉर्थ इंडिया में आपको ऑडिट, मतलब जो आपका अगर DG इंफ्रास्ट्रक्चर किसी को मिल जाएगा तो उसे पूरे नॉर्थ इंडिया में ऑडिट पे जाना पड़ सकता है ना? हाँ। तो मैं, एक तो राहुल हो गए, एक सोनवीर, दोनों लोग एक साथ वर्किंग हैं और दोनों को मैं बढ़िया से जानता हूँ।
तो आप दोनों में से कोई भी दिल्ली से बाहर गया ऑडिट करने? सर मैं तो नहीं गया, और मेरे को लगता है सर सोमवीर भी अभी तक तो नहीं गया। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ऑडिट रहेगी, मतलब 2 साल के टाइम में आपको नहीं मौका मिला अभी, है ना? सर स्टार्टिंग में थोड़ा ना SAS एग्ज़ाम के ऊपर ही फोकस करना होता है, उसके लिए ट्रेनिंग चलती है, और WO में भी शुरू में ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, तो उसमें हमारा टाइम थोड़ा सा लग जाता है। तो 2 इयर्स प्रोबेशन पीरियड में तो ऐसा मतलब मौका कम ही लगेगा, ट्रेनिंग ज़्यादा चलती है सर। ओके, तो ऑडिट पे कम ही जाते लोग, है ना, शुरू में? शुरू में कम ही जाते हैं सर। ओके, अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा आपकी ऑफिस टाइमिंग, प्रमोशन, इन दोनों पे बात करते हैं। सर ऑफिस टाइमिंग तो 9:30 to 5:30 वाली जॉब ही है। आपको बायोमेट्रिक सिस्टम है, आपको जाना ही पड़ता है, एंड जाना तो है ही वैसे ही। एंड प्रमोशन में सर इसमें SAS एग्ज़ाम का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। अच्छा, किसी को आप जानते हो जो SAS में फेल हुआ हो और उसे निकाल दिया गया हो जॉब से? सर अभी क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक बहुत डरते हैं WO लेने में कि कहीं हम फेल हो जाएंगे तो। सर अभी एक्चुअली 2016 में ही एक काफ़ी टाइम के बाद 2010 के बाद 16 में एक बैच आया है WO का, काफ़ी टाइम बाद आया है। तो अभी काफ़ी न्यू है ये पोस्ट, और इसके लिए अभी WO का SAS जो एग्ज़ाम हुआ था तो इनके लिए भी थोड़ा नया था। तो जिन्होंने रीजनल लैंग्वेज भी क्लियर नहीं करा ना पेपर, जैसे कर्नाटका में गए हुए हैं तो उनका तमिल या तेलुगु या कन्नड़ जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो क्लियर नहीं है, तो उसको भी सर डिमोट करा गया अभी। डिमोट किया होगा, टर्मिनेट तो नहीं किया होगा ना? नहीं सर, टर्मिनेट नहीं, आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप एज अ ऑडिटर ज्वाइन कर सकते हैं फिर से, और एक शायद लेटर भी है जिसमें आप फिर से वो एग्ज़ाम देके फिर से WO बन सकते हैं आप। तो बेटर है कि थोड़ा सा सीरियसली लेके क्लियर कर लीजिए। आपने क्लियर कर लिया WO के सारे पेपर्स? सर इस एग्ज़ाम में SAS एग्ज़ाम का बहुत बड़ा रोल है, इसमें इसको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी अगर आपको एज अ WO रहना है। एंड सर मेरा अभी SAS एग्ज़ाम का एक पेपर रहता है अभी, PC5। कितने अटेम्प्ट आपने दिए हैं SAS? मैंने एक ही अटैम्प्ट दिया है सर। और कितने पेपर थे टोटल? टोटल 9 पेपर हैं सर, 5 मेन, 5 और 8 आपने क्लियर कर दिए? हाँ सर, 8 तो क्लियर कर दिए, एक रहता है मेरा PC5, उसका भी पेपर हो गया मेरा अभी, लास्ट मंथ ही पेपर हुआ था, अब रिज़ल्ट आना बाकी है उसका। तो देख सकते हैं, मतलब आपके सामने राहुल बैठे हुए हैं, पहले अटेम्प्ट में 8 पेपर इन्होंने क्लियर किया है, लेकिन इनको ये चीज़ बहुत ही क्लियर पता होगी, जो एक पेपर क्लियर नहीं हुआ वो ज़रूरी नहीं कि इस बार हो जाए, हो सकता है एक अटेम्प्ट और ले ले। क्यों राहुल, एम आई करेक्ट? यस सर, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि इसमें ऐसा ही है कि श्योरिटी से नहीं कह सकते आप कि आपका क्लियर हो ही जाएगा, बाकी सर रिजल्ट पे ही। तो शुरू में थोड़ा सा सीरियसली लेना होता है कि आप मैक्सिमम पेपर्स क्लियर करते चले जाओ, जो बच जाए उनको भी थोड़ा सीरियसली लो, ताकि वो एक अटेम्प्ट में ना भी हो तो दूसरे में हो जाएं, ठीक है? अब बस यही है SAS की बात करें तो। प्रमोशन पे आते हैं राहुल, आपका प्रमोशन क्लियर हो गया, फिर कैसे क्या प्रमोशन का सीन है, आपने ज्वाइन किया तो फर्दर प्रमोशन कब कब हैं? सर इसमें भी बहुत वेरिएबिलिटी है, कैसे कि अलग अलग ऑफिस का, अब सिविल कैडर है तो अलग अलग ऑफिस का डिपेंड करेगा कि आगे कितनी सीनियरों की वैकेंसी खाली होती है और आपकी ग्रेडेशन लिस्ट में कहाँ नाम है, तो उस हिसाब से आपके प्रमोशन होंगे। 8 to 10 ईयर्स लग जाने चाहिए, और बाकी कमर्शियल है तो सर ऑल इंडिया बेसिस पे चलेगा आपका। तो अगर मैं देखूँ जो सैलरी आपकी बढ़ जाती है 4 साल वाली जो बात है, वो सही है कितनी? सर ये तो है कि हम लेवल 8 में ज्वाइन करते हैं, काफ़ी गेजेटेड पोस्ट है, ऐसी SSC CGL में भी, SSC में नहीं है ग्रेजुएटेड ऑफिसर की पोस्ट। तो सैलरी लेवल 8 के बाद, और आपका 4 इयर्स आप काम करेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, तो आपको नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन करके और लेवल 9 में आप आ जाएंगे तो आपका TA अलाउंस और काफ़ी अलाउंसेस वगैरह बढ़ जाते हैं, अच्छे सेल में आ जाते हैं, तो आपकी प्रमोशन भी, सैलरी जो है हाइक हो जाती है अच्छी। आपको एक बढ़िया, मतलब जो सीनियर AO को जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं सैलरी वगैरह में, पर्क्स वगैरह में, वो आपको मिलने लगती है। हाँ, 4 इयर्स के बाद जो सीनियर AO को मिल रही है उस हिसाब की पर्क्स वगैरह मिलने लग जाती है लेवल 9 में आते ही। ठीक, तो ये है भाई थोड़ा सा सैलरी का। अभी राहुल कितनी सैलरी आ रही है आपकी यहाँ पे दिल्ली में? सर दिल्ली में इन हैंड सर 74 के अराउंड, 73 के अराउंड ऐसे सैलरी है। ये आपकी सैलरी बनती है। तो इसमें वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट होता है, कहीं आपका इनकम टैक्स भी कटता है उसमें, तो शायद वो भी कट रहा होगा। कहीं अगर मान लीजिए थोड़ा कम कटेगा, जैसे इनकम टैक्स मान लीजिए थोड़ा अभी कम कट रहा है सर।
इनकम टैक्स वाले अगर थोड़ा कम काटें उसको या कोई डिपार्टमेंट, बट वो आपको फिर पे करना होता है सरकार को अगर आपका टैक्स बनेगा तो उसको भी अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कई बार, तो हो सकता है कि कोई दूसरा डिपार्टमेंट आपसे कहे कि जी मेरी सैलरी ज़्यादा है, बट आपको देखने पड़ेंगे ये सारी चीज़ें भी। ठीक है, तो ये हो गई थोड़ी सी बात सैलरी की। प्रमोशन आपको 4 साल बाद सीनियर एओ को जो पर्क्स वगैरह मिलती हैं, जो उन्हें ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह मिलेंगे, वो आपको मिलने लगते हैं। ठीक है, और प्रमोशन फिर आपका आता है डिपेंडिंग ऑन द सीट, खाली रहेगी तो आप फिर चले जाएंगे, सीनियर एओ बन जाएंगे। तो सीनियर एओ के बाद फिर अगला प्रमोशन क्या है राहुल? सर यूजुअली सीनियर एओ तक ही रिटायर हो जाते हैं, इसमें ये थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है। बाकी कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि है डेप्यूटी डायरेक्टर तक पहुँचे हैं कई कैडर में। वही बहुत वेरिएबल है सर, उस पर डिपेंड करता है कि आगे पोस्ट कितनी खाली है। लेकिन अब नया बात चल रही है कि नई पोस्ट जो है, जो डायरेक्ट डब्ल्यू आएंगे उनके लिए कुछ नई पोस्ट वगैरह उनका, ताकि प्रमोशन एक्सपेक्ट थोड़े बेटर हो जाए डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए चल रहा है सर अभी। अच्छा, जब आप फील्ड पे होते हैं तो आपको डेली ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है ना, TADA भी मिलता है, कितना है वो आइडिया है आपको? सर वही एग्ज़ाम मेरा रहता है अभी वैसे लेकिन फिर भी जो लेवल 8 में है तो 750 रुपीज़ दिल्ली में, 1000 रुपीज़ जो है होटल का है कि आप होटल में कर सकते हैं, जा सकते हैं, तो लेवल 8 में 1000 रुपीज़ मिल जाए। लेकिन जब लेवल 9 में पहुंच जाएंगे तो आपको 2250 रुपीज़ जो है, 2250 रुपीज़ आपको होटल का मिल जाएगा। जैसे दूसरे स्टेट की बात करूँ तो वहाँ पे 1750 रुपीज़ आपको डेली मिलता है। वो टोटल है। हाँ, टोटल है वो 750 होटल का और 1000 रुपये आपके लॉजिंग के, है ना? हाँ ठीक, सॉरी, मतलब खाना फूड सब कुछ मिला के। तो और जब आप सीनियर हो जाएंगे तो वो आपका काफ़ी बढ़ जाता है, 3000 क्रॉस कर जाता है। यस सर, 2250 तो होटल का ही हो जाता है, तो 3000 क्रॉस कर जाता है। ठीक, तो ये था थोड़ा सा सैलरी का। अब प्रमोशन आपने समझ लिया, सीनियर हो, उसके बाद डायरेक्टर या मतलब वगैरह के चांसेस कम ही रहते हैं, जिसको हम जैसे जो डायरेक्टरेट है वहाँ पे डायरेक्टर की पोस्ट रहेगी, और जैसे आप स्टेट में चले गए तो वहाँ पे DAG की पोस्ट आ जाती है, डिप्टी अकाउंटेंट जनरल, तो दोनों सेम रैंक होती हैं, उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ओवरऑल देखूँ, अगर मैं जॉब, आपको लगभग 2 साल हो गए और आपने इंडियन रेलवे में भी काम किया, दिल्ली से बिलोंग करते हो, एक बड़ी एक्सपेक्टेशन हाई होती है दिल्ली के लड़कों की कि लाइफ में ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो कैसी लगी आपकी जॉब ओवरऑल? बहुत सारा नेगेटिविटी भी है मार्केट में कि यार बहुत वर्कलोड है, इतना ऑडिट करा देते हैं कि बच्चे रिज़ाइन कर देते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो हाउ यू फाइंड दिस जॉब? आर यू सेटिस्फाइड विद दिस? हाउ वुड यू रेट इट? सर रेटिंग तो अपनी अपनी पर्सनल डिपेंड करेगी, बट सर थोड़ी सेटिस्फाइंग इसलिए कि हाईएस्ट पेइंग जॉब है SSC की, और थोड़ा होम स्टेट का क्राइटेरिया है कि अपनी होम स्टेट में है, तो उस हिसाब से थोड़ा सेटिस्फाइंग है। वैसे जॉब जो है बहुत डाइवर्सिफाइड, आपको तैयारी भी करनी है, आप तैयारी के लिए भी ले सकते हैं पोस्ट, लेकिन रिमोट लोकेशन में लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप मेन दिल्ली में आके आप सोचेंगे कि आप तैयारी भी कर सके, साथ में वर्कलोड रहता है यहाँ पे। तो आप उस हिसाब से देख के कि अगर आपको ट्रांसफ़र चाहिए तो आप कमर्शियल लीजिए, आपको एक ही स्टेट में सेटल होना है तो आप सिविल कैडर में आ जाइए। वैसे आपके पे डिपेंड नहीं करेगा कि सिविल कमर्शियल मिलता नहीं मिलता सर। तो ओवरऑल यू आर हैप्पी विद योर जॉब? सर हैप्पी, ठीक है सर। कोई और एग्ज़ाम आपने दिया, दोबारा CGL दे के सोचा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाऊं या एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाऊं दिल्ली में, या कुछ ऐसा, या लगा कि यार इससे बढ़िया तो मतलब उसमें भी जाके क्या ही करूंगा? क्या फीलिंग थी आपकी? सर अब इनकम टैक्स में भी, अब सर नहीं, मैंने ऐसा एग्ज़ाम तो नहीं दिया पहली बात, और इनकम टैक्स में भी सर ऐसा नहीं है इंटरेस्ट, क्योंकि अब फेसलेस हो गया वैसे ही, सबको पता ही है जैसे। सर ठीक है यही जॉब। सो यू आर हैप्पी विद दिस? इफ SSC देन दिस इज लास्ट? इफ सबसे मेन प्रेफरेंस सर होम स्टेट, जो भी होम स्टेट में आपको SSC की जॉब मिल रही है, दैट शुड बी लास्ट। बाकी सर डिपेंड करता है, आप दे सकते हैं आगे भी एग्ज़ाम, आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो आप वहाँ जाइए। बट ये अभी बेस्ट ही हम कह सकते हैं ना। MBA वगैरह में किसी का इंटरेस्ट हो अगर, या बहुत ही ज़्यादा पावर सीकिंग पर्सन है तो CBI वगैरह ले सकता है ना। हाँ, अदरवाइज दिस इज़ द आई थिंक बेस्ट। दिस इज़ लाइक 9 to 5 जॉब, आपको 9 to 5 वर्क करना है, फिर आप घर आ जाएंगे, तो उस हिसाब से सर सेटिस्फाइंग है। बाकी उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है तो फिर आपको दूसरी जॉब देखनी पड़ेगी। हाँ, मतलब फिर आप आगे UPSC, स्टेट सिविल और
कुछ भी दे सकते हैं। सो विद दिस गाइज वी आर एंडिंग द सेशन। आई होप आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी मिली होगी जॉब के बारे में। मैंने मेडिकल वगैरह की इसमें बात नहीं की है, क्योंकि मेडिकल जितने भी एसएससी के जॉब्स हैं लगभग सेम क्राइटेरिया है उसका। एक आधे पोस्ट को छोड़ दें तो आपको अपने ज़िले से ही मेडिकल करा के ले जाना होता है सीएमओ से। ठीक, बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, विल रिप्लाई टू दैट। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।